नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट से जो बहुत बड़ी राहत मिली थी, कट्टर ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट केजरीवाल को मिल गया था, अब दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से उस मामले को लेकर एक तरह से स्टे लगाया गया है, तो वो तो जोरदार झटका है इस पूरी की पूरी जमात के लिए। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से हाई ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया और अब हाई कोर्ट में जब चुनौती दी गई थी, उसी दिन चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट से हम अपेक्षा कर रहे थे कि आज कोई फैसला आए और हाई कोर्ट ने आज स्पष्ट कहा है कि हम फिर से सुनेंगे। उन्होंने नोटिस भी इश्यू किया है और उन्होंने कहा है कि मतलब यहाँ पे जो सीबीआई ने कहा था कि जो निचली अदालत का जो आदेश है वो अनुचित था और जो कानून है, आपराधिक कानून जिससे आप किसी को सजा या नहीं बेगुनाह करते हैं, उसके खिलाफ ऑर्डर था। तो हाई कोर्ट ने उस बात को मानते हुए कहा है कि ठीक है, हम नोटिस इश्यू कर रहे हैं। साथ में यह भी कह दिया कि जो टिप्पणियां की गई थी ट्रायल और सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे, आईओ पे और उस पर कार्रवाई की बात की गई थी, उसको भी स्टे कर दिया है। तो बेसिकली हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे फैसले को टेम्पररी पलट दिया है, रोक दिया है और अगली तारीख भी लगा दी है 16 मार्च की, जब डिटेल्ड में जब जब क्योंकि जब भी हाई कोर्ट किसी केस पे नोटिस इश्यू करता है तो सामने वाली पार्टियों को भी सुनता है। यहाँ स्टे लगा दिया और सामने वाली पार्टी को सुनने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो अब 16 मार्च के दिन क्या होगा? क्या जो ये 23 आरोपी इनके वकील जिरह के लिए वहां पहुंचेंगे, वो बताएंगे कि क्यों उनको निचली अदालत का फैसला सही लग रहा है? ये सब होगा। बिल्कुल, उस दिन पूरा दोनों तरफ से बहस होगी। आज भी इनफैक्ट इस मामले में इस तरफ से सीबीआई के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे वहां पे और उन्होंने प्रेजेंट की अपनी दलील। और सीबीआई ने जो मुख्य बातें रखी हैं इस अपील में हाईकोर्ट के सामने, वो समझिए। सीबीआई कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने मिनी ट्रायल कर दिया वहां पे, वो भी कब? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के स्टेज पे, यानी बहुत इनिशियल स्टेज पे आपने एक तरह से ट्रायल कर दिया, जिस ट्रायल में बहुत महीनों लग जाते हैं, एक एक गवाहों को, सबूतों को आपको इवेल्युएट करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट उसमें गया ही नहीं। तो हाईकोर्ट के सामने ये चुनौती है और हाईकोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट ऐसा कर सकता है, क्योंकि एज अ कानून विद्यार्थी मेरे को तो लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ट्रायल के स्टेज पर आप पलट कैसे सकते? तो हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, एक उन्होंने ये भी देखा है। हाईकोर्ट के सामने जो दूसरी बात रखी गई, वो देखा गया कि 164 का जो बयान है, जनरली जो होता है 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ठीक है, पुलिस के सामने तो आप कोई भी बयान देके जबरदस्ती आपसे बात, ऐसा मतलब ऐसा सोचा जाता है कि हो सकता है कि जबरदस्ती आपसे बयान ले लिया गया। पुलिस के सामने ऐसी बातें होती है, गुंजाइश है। लेकिन फिर 164 का बयान वो इसीलिए दिया गया कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा। मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा, परखेगा कि भाई आप अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं कि कोई दबाव डाल रहा है। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने 164 के बयान को भी खारिज कर दिया था। जितने भी अप्रूवर्स थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था इनके अगेंस्ट, सबके खिलाफ ऑर्डर आया था। तो उसमें हाईकोर्ट के सामने ये बात रखी गई है कि 164 के बयान को इस तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद होगा अंजू जी, हाईकोर्ट में जब मामला बेल के लिए गया था इन लोगों का अलग अलग समय में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का हो या मनीष सिसोदिया, तो इन्हीं अप्रूवर्स के स्टेटमेंट की बात की गई थी। और तब हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि अप्रूवर्स का स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये झूठे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम उन मजिस्ट्रेट्स पे क्वेश्चन उठा रहे हैं जिनके सामने ये बयान लिए गए हैं। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये बयान गलत है। तो बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के उन फैसलों को या उन ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ कार्य किया था और ये बात की गई है। अच्छा, एक और है कि किसी भी इस तरीके के केसेस में विटनेस की बात बहुत ज्यादा होती है, विटनेस की टेस्टिमनीज एक्सेट्रा, वो ट्रायल का विषय है। ट्रायल कोर्ट ने चार्ज के स्टेज में ही वो भी कर दिया कि डिस्कार्ड कर दिया। तो हाईकोर्ट ने जो नोटिस इश्यू किया है उसमें सीबीआई की इस बात का भी किया गया कि भाई क्या क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो सकती है विटनेसेस की एट द स्टेज ऑफ समनिंग ऑफ ये एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इतने इनिशियल स्टेज में आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो जो बेसिकली इंडिया में जो लीगल सिस्टम है उसमें 3 अंग हैं अंजू जी। एक है पुलिस जो एफआईआर करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है और साथ में एजेंसीज और आ जाती हैं, चाहे सीबीआई, ईडी एक्सेट्रा। दूसरा अंग है जो यहाँ की न्यायपालिका है, जो देखती है कि किस तरीके से ट्रायल होगा, ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल के बीच में चार्ज फ्रेम होगा, बहस होगी एक्सेट्रा। और तीसरा स्टेज होता है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होती है। ये अभी इस केस में, अरविंद केजरीवाल केस में, ये तीसरे स्टेज पे हम आ गए हैं।
सीबीआई ने काम किया, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन सबमिट किया, कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने बोला कि हम ट्रायल ही नहीं करेंगे। सोचिए अंजू जी, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल नहीं करेंगे, और अपीलेट कोर्ट में जब आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि अरे भाई ऐसे कैसे नहीं ट्रायल करोगे, स्टे करो उस आदेश को, और बोला कि हम आगे सुनेंगे। तो अंजू जी क्या सोच सकते हैं इस केस में, निष्कर्ष क्या सोच सकता है? कोई भी केस हो सकता है झूठा हो या सच्चा हो, ये साबित कब होगा? जब तक ट्रायल नहीं होगा। तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा के ये बात तो कम से कम इंडिकेट कर दिया है कि ये केस विदाउट ट्रायल नहीं जाएगा। और फिर हम सबको भी बड़ी हैरानी हुई थी, आपको याद होगा 27 फरवरी को ये फैसला सुनकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो सीबीआई जांच पर ही उठाए गए थे। अब जैसे कि यही 8 मुख्य बातें थी ना, राजस्थान कोर्ट में जो जज जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। तो हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां निकाली, और यहां तक कह दिया था इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट इसलिए तैयार की गई है ताकि कोई जज उसको पढ़ ना पाए, इस तरह की टीका टिप्पणियां की गई थी। तो उस वक्त भी सवाल उठे थे कि ऐसा कैसे कोई जज कह सकता है, वो भी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज, जिनको पता है कि सीबीआई किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अब अगर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि इस फैसले पर स्टे लगा दिया है और 23 के 23 आरोपियों को नोटिस भेजा है शशांक जी, तो इसका मतलब है कि सिरे से या फिलहाल नकार दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। अंजू जी देखिए, पैसे का गबन तो हुआ है, पैसे का नुकसान तो हुआ था। कैट की रिपोर्ट कहती है कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नुकसान था। एक जीता जागता स्कैम आप कह लीजिए जो दिल्ली में हुआ है। और जीता जाता स्कैम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर ये एक्साइज पॉलिसी सही में अच्छी होती तो इसको विड्रॉ नहीं करते। जैसे ही सीबीआई का केस हुआ, केजरीवाल की सरकार ने इस एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया। वो 1-1.5 साल के लिए रहा, 1-1.5 साल में 2000 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ। तो अगर नुकसान हुआ तो इसका मतलब है कि नुकसान कहीं के किसी के पॉकेट से तो गया होगा, ऑब्वियसली टैक्स पेयर के पॉकेट से गया। तो अब वो नुकसान क्यों हुआ, ये एक क्वेश्चन था। तो सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यही बात निकाली। यहां पे मैं फिर कहता हूं अंजू जी, अगर ट्रायल होता और फिर अगर एक्विट हो जाते, बाइज्जत बरी जिसको कहते हैं, समझ में आता। तब देखिए, मतलब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं अंजू जी कि अगर कोई गाड़ी चल रही है और दुर्घटना हो गई और इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि भाई जिस पे आरोप है वो उस गाड़ी को नहीं चला रहा था, तो ये एक बात है, मैं मान सकता हूं। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ये नहीं बोल रहे कि दुर्घटना नहीं हुई है। इस केस में बोल रहे हैं कि गाड़ी चला रही थी ओवर स्पीडिंग में, लेकिन जो स्पीड कैमरा लगा हुआ था उसमें नंबर नहीं आया या ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखा नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दुर्घटना नहीं हुई? इसका ये मतलब हुआ कि दुर्घटना में आप पकड़े नहीं गए। लेकिन अंजू जी, दुर्घटना हुई कि नहीं और दुर्घटना में आप पकड़े गए कि नहीं, ये कब होगा? जब जांच होगी। जांच हो गई, जांच के बाद कोर्ट का काम ये है कि जो जांच हुई है उसको सुने, इवेल्युएट करे। आप यूरोपियन कंट्रीज में अंजू जाइए या अमेरिकन कंट्री में देखिए, वहां की ट्रायल व्यवस्था कैसे चलती है। जो मजिस्ट्रेट होता है वो प्रोसिक्यूशन के साथ बैठ के इन्वेस्टिगेशन भी देखता है। इस देश में मजिस्ट्रेट और प्रोसिक्यूशन को अलग अलग रखा गया है ताकि किसी एक पक्ष को ज्यादा फायदा या नुकसान ना हो। ऐसी सोच रही होगी जब आया होगा कानून। ठीक है, अगर ये भी मान लिया जाए तो एक प्रोसिक्यूशन और एक डिफेंस का पक्ष है, मतलब एक सीबीआई का पक्ष है और एक दो जो दोषी हैं शराब घोटाले में उनका पक्ष है। मेरा मानना है कि एज अ जज मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं दोनों को परखूं, दोनों को देखूं, इवेल्युएट करूं ईच एंड एवरी पॉइंट और उसके बाद आगे बढ़ाऊं। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे ये नहीं देखना है, और जिसने ये रिसर्च किया है मेरे को उसके बारे में भी नहीं जानना है, लेकिन तुमने इतना रिसर्च क्यों कर लिया भाई, हम तुम पे ही केस कर देंगे। तो सोचिए कि कितनी गलत बात है कि आप टेक्निकली अपने एजेंसीज को बोल रहे हैं कि तुम ज्यादा मेहनत मत करो, तुम ज्यादा मेहनत मत करो, ज्यादा रिसर्च मत करो, ज्यादा अच्छा इन्वेस्टिगेशन मत करो। क्योंकि अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन ज्यादा किया तो तुम लिखोगे इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, और जब तुम लिखोगे ज्यादा तो तुम हमको पढ़ने लिए दोगे ज्यादा। मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं इतना क्यों पढ़ूं? तो बेसिकली मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने इतना इन्वेस्टिगेशन करके मुझे विवश किया पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। और अंजू जी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कल को कोर्ट को गुस्सा आ जाए कि भाई शशांक झा और अंजू जी बैठ के बात करें। ये तो पहले भी बेल ऑर्डर में आ चुका है कि जब ट्रायल कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चार्जशीट पढ़ पाए। बात वही है ना।
कह रहे न्याय बिंदु, जस्टिस न्याय बिंदु वेकेशन बेंच की जज थी। केजरीवाल को जब जमानत मिली थी तो उन्होंने यही तो कहा था कि मैंने पूरा का पूरा वो जो इन्वेस्टिगेशन का दे रखा था पुलिंदा वो नहीं पढ़ा क्योंकि इतना समय नहीं था। ये बात तुमने खुद कही थी, ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं और आप तो कह ही नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये समझाइए कि जब ये फैसला आया था तब ये सवाल उठे थे ना कि सीएजी की रिपोर्ट में जो 2026 करोड़ के रेवेन्यू लॉस की बात हो रही है शराब नीति को लेकर, वो लॉस क्या सीएजी ने भी गलत दिखाया था? यानी कि सीएजी भी झूठ बोल रहा था। भाई अगर किसी को घाटा हुआ तो किसी को तो फायदा होता है कि नहीं? अगर जनता की जेब से पैसा निकला तो किसी की जेब में तो गया, और जिनकी जेब में गया उन्हीं को ही दोष मुक्त कर दिया गया। तो अटपटा फैसला तो था। लेकिन अब जब ये फैसला आ गया है दिल्ली हाईकोर्ट का, तो ईडी की जो जांच पड़ताल चल रही है जिसमें पूरा मनी ट्रेल को खंगाला गया है, उसमें क्या होगा? क्योंकि ईडी के मामले में ही सिसोदिया भी और केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं महीनों। अंजू जी देखिए, दो बातें हैं। एक जो सीएजी की बात आप कह रहे हो, सीएजी में जो 2000 करोड़ का घोटाला जो आपने अभी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ये 2000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ है अंजू जी? ये देखिए, दिल्ली में जो शराब की बोतलें बिकती है या बिकती थी, अगर कोई एक बोतल 1000 रुपए की है तो अमूमन उसमें 200-250 रुपए के आसपास का वैट लगता था और 200-250-300 रुपए के आसपास का एक्साइज लगता था। ठीक है, तो बेसिकली 1000 रुपए के बोतल में दिल्ली सरकार का सीधा सीधा 500 से 600 रुपए का मुनाफा होता था। बाकी बच्चे 400 रुपए, उसमें से जो मैन्युफैक्चरर है वो 300 रुपए कमाएगा, 100 रुपया कहीं और जाएगा, मतलब जो एजेंसीज वगैरह है। इन्होंने क्या किया कि इसको कम करके वो जो 250 और 300 रुपए जो सरकार के पास आता था उसको 2.5 रुपया और 1 रुपया कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से अंजू जी क्या हुआ कि जो शराब की बोतलें हैं वो दिल्ली में सस्ती हो गई। सस्ती इतनी हो गई कि एक पे एक बिकने लगा। तो एक पे एक जो बिकने लगा, तो अगर सपोज करिए पहले 1000 बोतल में सरकार का फायदा 600 इंटू 1000 कर लीजिए तो 60,000 होता था। सॉरी, 600 इंटू 1000 यानी 6 लाख होता था। ठीक है, वो सीधा कम होके कितना पहुंच जाएगा आप सोचिए, अगर उसी बोतल होगी तो मतलब 3 डिजिट में आ जाएगा। तो बेसिकली बोतल ज्यादा बिकी, सरकार को कम फायदा हुआ, बहुत कम फायदा हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों करेगा कोई भी सरकार? ऐसा तब करेगा अंजू जी जब सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी सरकार को ना संभाल करके अपनी राजनीतिक पार्टी को का स्वार्थ देख रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होते होते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी थे। तो उनको ये था भाई कि हमको दिल्ली सरकार भाड़ में जाए, दिल्ली की जनता भाड़ में जाए, इन पैसों से हमको किसी तरीके से आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ाना है। अच्छा, कुनबा बढ़ाने का क्या मतलब हुआ अंजू जी? क्या आम आदमी पार्टी ज्यादा ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ पाएगी, ज्यादा राज्यों में सरकार बना पाएगी? कैसे होगा? उसके लिए धन चाहिए इलीगल तरीके से। इलीगल धन कहां से आएगा? तो इसीलिए एक्साइज पॉलिसी आई। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सीएजी की रिपोर्ट का जो ये नंबर है बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये नंबर कैसे निकाला गया है उसका भी मैंने तकनीक बता दिया कि पहले जितनी बोतल बिकती थी और अब जितनी बोतल बिकती है, दोनों का मार्जिन लगभग सेम है। इनफैक्ट बाद में बोतलें ज्यादा बढ़ी है, बिकी ज्यादा है। तो अगर बोतल ज्यादा बिकी है तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हो गया तो नुकसान स्पष्ट है। दूसरी बात, जो ईडी वाला प्रश्न पूछा अंजू जी आपने, देखिए अब ईडी और स्ट्रिक्टली काम करेगी। जब ये फैसला आया था तो बड़ा वियर्ड था ये फैसला, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने बेसिकली कह दिया था कि हम ट्रायल नहीं करेंगे। अपने आप में वियर्ड कि ट्रायल कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि हम ट्रायल नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट को तो ये कहना चाहिए भाई हम जरूर ट्रायल करेंगे, हम ट्रायल करके निकालेंगे इसके अंदर का निष्कर्ष क्या है। सीबीआई और ईडी दो प्रीमियर एजेंसीज हैं इस देश के अंदर। सीबीआई जो दिल्ली पुलिस के अंदर आती है, दिल्ली पुलिस यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई और राज्य होता तो समझ में आता, हम दिल्ली राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अंदर स्पेशल एजेंसी है जिसको बोलते हैं सीबीआई, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ईडी क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है। इकोनॉमिक ऑफेंस कैसे? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्वॉल्व है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैसे साबित होगा अंजू जी? क्योंकि जो एक्यूज है जितने भी है उसमें से एक विजय नायर है, उसने एक्सेप्ट किया है, एडमिशन दिया है कोर्ट में जाके कि हाँ हमने ये पैसे यहां से यहां तक ट्रांसफर किए केजरीवाल के कहने पे किए, क्योंकि गोवा इलेक्शन में एक कैंडिडेट को वो पैसे चाहिए थे, होटल बुकिंग हुई है उन पैसों से।
ऐसा नहीं है अंजू जी कि अरविंद केजरीवाल एज अ सीएम अगर किसी राज्य में जाएंगे तो सरकार उनका पैसा नहीं कवर करेगी, करती है। ऐसा मुख्यमंत्री उनको वो सारे पर्क्स मिलते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कोई पर्क्स नहीं लेंगे, मिलते हैं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं थी। यहाँ ये थी कि हमको 5 स्टार होटल में रुकना है। सरकार 5 स्टार होटल का पैसा नहीं देती है। तो जब आपके शौक हो जाते हैं नवाबी, तो आप ऐसे ही चुनाव लगाते हैं। पर एक चीज और है शशांक जी की, जब ये राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने बड़े बड़े बयान देते हुए कहा था कि अब तो जैसे ये केस खत्म हो गया, हम दोषा मुक्त हो गए, हमें तो सर्टिफिकेट दे दिया। बल्कि यहां तक कहा गया कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, यहां तक कहा गया। और तब इन्होंने ये कहा कि अब ईडी का केस भी कमजोर हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसी पर आधारित था। सीबीआई के बाद ही ईडी की एंट्री हुई थी जब मनी की बात आई थी, मनी लॉन्ड्रिंग की। तो उनका कहना था कि अब तो ईडी का केस भी गया, लेकिन अब उनकी वो गलतफहमी भी दूर हो गई होगी, क्योंकि अब तो यही केस खड़ा है सीबीआई का। तो फिर तो ईडी, आप सही कह रहे हैं कि और ज्यादा बेहतर तरीके से या और स्ट्रांगली इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जो बाकी कुछ बचा हुआ है उनका। अंजू जी, मैं नहीं मानता कि इनको कोई भी गलत फहमी थी। आप समझिए, ये जानते थे कि ऐसा होगा। ये नैरेटिव वॉर का भी खेल है अंजू जी। इन्होंने क्या किया आप समझिए, इन्होंने वो जो फैसला आया है वो आया है होली छुट्टी से जस्ट एक दिन पहले। फैसला आया और कोर्ट बंद हो गया। 10 दिन तक कोर्ट बंद थी दिल्ली की। इनको पता था कि कोई अपील अभी नहीं हो सकती है, और होगी भी तो सुनवाई अभी नहीं होगी होली से पहले। फ्राइडे को फैसला आया था, सैटरडे से लेके इस मंडे तक कोर्ट बंद थी, 8 दिन। तो उसके बीच में क्या हुआ? उसके बीच में हुआ कि फैसला आया, केजरीवाल जो अभी तक नदारत थे हर जगह से, केजरीवाल कहीं दिख नहीं रहे थे। केजरीवाल जी, यहाँ लाइट चला गया। केजरीवाल जी नदारत थे, हर जगह से चले गए थे। मीडिया में अचानक से केजरीवाल जी आए। मीडिया में आने के बाद केजरीवाल जी रोए। हाँ, वो रोना कोई बात नहीं है, हो सकता है सही में आंसू आ गए, लेकिन वो बाइट कट के हर जगह चला। और उसके बाद से पिछले 8 दिन में अंजू जी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एंड इन जनरल प्रिंट मीडिया पे आम आदमी पार्टी और उनके लीडर्स बहुत एक्टिव हो गए अचानक से, जो अदरवाइज गायब थे। तो ये सोची समझी एक राजनीति थी। एक हमारी तरफ कहा जाता है अंजू जी, अधजल गगड़ी छलकत जाए, ये वही हिसाब किताब। तो इनको पता था कि आज पलटेगा। तो ये जो एक क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैं अंजू जी, आप समझिए कि इनको कोर्ट के साथ साथ अपनी जनता को भी लेके चलना है। तो जनता को बेवकूफ बनाना आसान है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि उन 8 दिनों का इन्होंने फायदा उठाया जब तक अपील कोर्ट में ना आ जाए, और उन 8 दिनों में इन्होंने नैरेटिव बनाया। एक बात और समझिए अंजू जी, ये बात ये जानते थे कि अगर छुट्टियों के बीच में हाईकोर्ट अपनी स्पेशल बेंच बैठा के इस आदेश को स्टे कर देती है, क्योंकि अगर सपोज करिए सीबीआई बड़ी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, अगर सरकार ने रिक्वेस्ट किया होता तो हो सकता था हाईकोर्ट स्पेशल बेंच बैठा ले, स्टे कर दे, तब ये मामला पॉलिटिकल हो जाता। बिल्कुल। तो ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छुट्टियों में कोर्ट नहीं बैठते हैं। इसी दिल्ली के होली में, इसी बार होली में दिल्ली हाईकोर्ट बैठी, कांग्रेस के युवा नेताओं को उन्होंने बेल दिया वेकेशन के बीच में, जो लोग की टी शर्ट खोल के और भारत मंडपम में उपद्रव कर रहे थे जब विदेशी लोग आए हुए थे इस देश में एआई समिट के लिए। लेकिन अगर वही चीज बीजेपी के सरकार के या बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के फेवर में अगर यही हाईकोर्ट अगर आदेश डालता तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता, पॉलिटिसाइजेशन की बात होती। वही हाईकोर्ट अगर कांग्रेस के लिए बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियसली 8 दिन वेट करना था आपको, और सही बात है 8 दिन वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जितने धूर्त हैं, इन्होंने वो धूर्तता दिखाई। इन्होंने उस 8 दिन 9 दिन का गैप का पूरा फायदा उठाया, और इन्होंने वो पूरा नैरेटिव, मैं बोलता हूं अंजू जी, पेड प्रमोशन कर करके पुश करवाया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा गया, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल रो रहा है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ जाती हुई एक्सेट्रा। अरे भाई, कोई भी चार्जशीट उठा के पढ़ ले अंजू जी, मान ही नहीं सकता कि वो बोलेगा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। यहां तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने उनको कह दिया कट्टर ईमानदार। यही यही बात
एक टीवी चैनल पर एंकर ने पूछी थी कि कहाँ लिखा है इस चार्जशीट में या फैसले में, कहाँ लिखा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा कि कट्टर ईमानदार है केजरीवाल और सिसोदिया। तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन ये पूरा नैरेटिव फैलाया गया। और आप ये देखिए कि टीवी चैनल्स पर जिस तरह से बड़े बड़े इंटरव्यू हुए, उसी दिन फैसला आने के बाद सिसोदिया कितने चैनल्स पर बैठे थे, केजरीवाल ने कैसे बाजे गाजे के साथ अपने घर से जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और सिर्फ गाली किसको दी? पीएम मोदी को। और अब अंजू सबकी जी, बोलती बंद हो गई ना। अंजू जी, जितना डिटेल्ड चार्जशीट है इनके अगेंस्ट में, और जो जो बातें पहले भी हाईकोर्ट के सामने ऑब्जर्वेशन में आई हुई है, चाहे टेस्टिमोनीज की बात हो, विटनेसेस की बात हो, मनी ट्रेल की बात हो, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की बात हो, एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी की बात हो, साउथ कार्टेल की बात हो, सरकार के नुकसान की बात हो, शराब के घोटाले की बात हो, गोवा का कनेक्शन की बात हो, या साउथ का कनेक्शन की बात हो, ये जितने भी बात है, ये सब अंजू जी इस बात की तरफ अंदेशा करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, वो गलत थे। अगर अंजू जी वो गलत नहीं होते तो इतने दिन तक वो जेल में नहीं होते। उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा नहीं है अंजू जी की छोटा मोटा कोई वकील खड़ा कर दिया हो। इस देश के बहुत सारे बहुत धनिक 3-3 हजार करोड़ के मालिक वाले वकील सब उनके फेवर में खड़े हुए, अच्छे वकील मैं बोलूंगा, कोई डाउट आप नहीं है उनके प्रोफेशनल आप कैपेसिटी नाम पे। नहीं लेंगे, लेकिन मैं बताऊंगी अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने अभी राज्यसभा के लिए अपनी प्रॉपर्टी कितनी उनके पास है वो डिक्लेयर किया है, 3,000 करोड़ के आसपास उन्होंने डिक्लेयर किया है ना। तो केजरीवाल तो उनको याद कीजिए जमानत मिलने के बाद उनके घर धन्यवाद अदा करने के लिए गए थे, और तब भी ये बात उठी थी शशांक जी कि दिल्ली के ये जो जनता है उसके टैक्स के पैसे से भुगतान किया था आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वकीलों को, करोड़ों रुपए की फीस दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी को, तब कहीं जाकर केजरीवाल बाहर निकले थे। तो फिर ये जब इतने बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लकूना तो निकाल ही लेते हैं ना। तो इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। और यही अदालत जहां पर आज उनको झटका लगा है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में ही कहा गया था ईडी से कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। और आज उसी अदालत में फिर से फैसला हुआ है ना केजरीवाल के खिलाफ। बिल्कुल अंजू, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट के रोस्टर्स होते हैं, कौन क्रिमिनल केसेस कौन कौन जजेस करेंगे, सिविल केसेस कौन कौन से जजेस करेंगे, कॉर्पोरेट केसेस कौन कौन से जज करेंगे, ये फिक्स होते हैं। अंजू जी, लास्ट टाइम जब इनका बेल रिजेक्ट हुआ था हाईकोर्ट से, तो इन्हीं के पार्टी वालों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऑफिशियली कितना मजाक उड़ाया था कोर्ट का, कोर्ट को कितना डिग्रेड करने की कोशिश की गई थी, कोर्ट के वीडियोस को निकाल के किस तरीके से प्रोपोगेट किया गया था, किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स निकाल के जजेस के फोटो के निकाल के उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, ये हम नहीं भूले हैं। इनफैक्ट किसी ने उस टाइम कंटेम्प्ट का भी पिटीशन फाइल किया था। तो आम आदमी पार्टी ने ये कार्य किया है, और आज फिर ये ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अंजू जी, एक बात आप समझिए, सुचिता बहुत दूर चली गई। जब आम आदमी पार्टी के हेड जेल में थे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, और देश में पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल गया और कहेगा कि मैं अंदर तो चला जाऊं लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल जाने के बाद भी नहीं दूंगा। मतलब विवश कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर कानून लाना पड़ा कि अरे भाई, कोई मुख्यमंत्री या मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अगर जेल जाए तो उसकी सदस्यता, उसकी प्रधानमंत्री पोस्ट अपने आप चला जाए या सीएम पोस्ट अपने आप चला जाए। ये तो हमने सोचा भी नहीं था सपने में, चाहे वह लालू प्रसाद यादव हो या जयललिता। जब जब जो जेल गया अपना इस्तीफा देके गया, वापस आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन गया, सो अलग बात। लेकिन उन्होंने कहा हम जेल से सरकार चलाएंगे। और उसकी वजह से क्या हुआ अंजू जी, उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में ही एक दूसरे जज के सामने सिविल केस एक चल रहा था, जिसमें यह बात हुई थी कि दिल्ली के बच्चों को स्कूल जो जाते हैं वहां जाने के लिए जो किताबें, कॉपी और पेंसिल है वो नहीं मिल पा रहा है। तो पूछा गया कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो जज साहब को बताया गया कि वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे साइन की जरूरत है वो तो सीएम करेंगे, और सीएम जेल में है, तो अब हम क्या करें। और हाई कोर्ट विवश हो गया कि लोगों को पढ़ाने के लिए क्या किया जाए, और इनका अपना स्वार्थ इतना कि ये कहे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और मजेदार बात यह है कि ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, और सिसोदिया के सिर पर उस क्रांति का सेहरा बांधते हैं।
ये वही केजरीवाल है ना। और आपने कहा ना कि किसी भी मुख्यमंत्री ने या कोई भी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस्तीफा देकर ही जेल जाता है। इनके साथ की बात कर लीजिए, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी तो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले वो खुद गए थे राजभवन, वहां इस्तीफा दिया था, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में जब वो जमानत पर बाहर आए तो अब देखिए वो दोबारा सीएम बन गए, फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, जीत गए। तो केजरीवाल ये मॉरल नहीं दिखा पाए, ये नैतिकता नहीं दिखा पाए। इसी से पता चलता है कि सिर्फ सत्ता के लिए आए थे। लेकिन अब ये बताइए कि आगे क्या होगा? जो ट्रायल रुक गया राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो ट्रायल होगा या फिर वो ट्रायल जो है वो अब दिल्ली हाई कोर्ट में होगा? आगे का रास्ता क्या है इस केस में? देखिए अंजू जी, सीबीआई के मामले जो होते हैं या ईडी के मामले होते हैं, जनरली स्पेशल बेंचेस देखते हैं। इस केस में भी जो जिन जज साहब ने केस का ऑर्डर दिया था ट्रायल कोर्ट में, जिन्होंने कहा था कि ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो भी एक स्पेशल जज थे। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट वापस रिमिट बैक करेगा इस केस को और कहेगा ट्रायल कोर्ट को, राउज एवेन्यू कोर्ट को, कि आप इसको ट्रायल करिए। आप ये नहीं कह सकते कि देयर शुड बी नो ट्रायल। ट्रायल होना अधिकार है, ट्रायल होना कानूनी बाध्यता है। ट्रायल कब नहीं होता है? फॉरेन कंट्रीज में उसको मिस ट्रायल वर्ड बोलते हैं। वो कब नहीं होता है? जब आपको प्राइमा फेसाई दिख जाए कि इस केस में कुछ भी नहीं बनता है, गलत केस है। मतलब मान के चलिए कोई बाइक चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया और उस पर आपने आर्म्स एक्ट में केस फाइल कर दिया, ये प्राइमा फेसाई गलत है, चेहरे पे दिख रहा है गलत है, तो ये हो गया कि भाई इसमें ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे केस में जिसमें इतना डिटेल्ड चार्जशीट हो और उसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई चार्जशीट बहुत बड़ी है इसलिए हम ट्रायल नहीं करेंगे, तो ये इस वजह से रुकने वाला है। मुझे लगता है कि सीबीआई ने जो अपनी अपील भी हाईकोर्ट में फाइल की है काफी डिटेल्ड है और सीबीआई भी यही चाहेगी कि जो उसने इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन करके जो चार्जशीट सबमिट किया है उसका ट्रायल हो प्रॉपर तरीके से। आज देखिए सीबीआई का एक नाम तो खराब है अंजू जी, कन्विक्शन रेट कम है सीबीआई की, तो ये बात तो सीबीआई को ही पता है ना। तो सीबीआई भी चाहेगी कि आगे जो केसेस उसके पास आए उनमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो और उसी वजह से उसका उन्होंने इसमें चार्जशीट अच्छे से काम किया हो। एक बात और समझिए, सीबीआई का हिस्ट्री देखिए अंजू जी, भारत में दो पुलिस सबसे बड़े या स्ट्रांग माने जाते हैं या थे एक समय, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस। इसीलिए दिल्ली पुलिस के अंदर सीबीआई बनाया गया और मुंबई पुलिस के अंदर में एटीएस बनाया गया, ठीक है, क्योंकि ये इतने अच्छे थे। इनके कंपैरिजन सीधा फॉरेन के स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह से होते थे, क्योंकि इनकी कार्य शक्ति अच्छी है, इनकी कार्य प्रणाली अच्छी है, ये लोग को ज्यादा इक्विपमेंट्स प्राप्त है, ज्यादा अच्छे से तरीके से कार्य करते हैं। उस दिल्ली पुलिस का एक अभिन्न अंग या एक सेपरेट अंग है सीबीआई, जिसका अपना हेडक्वार्टर है, अपना सब कुछ है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो डिटेल्ड ही होगा। अच्छा, मनी ट्रेल का मैटर है, ये सिविल डिस्प्यूट है, यहाँ पे क्राइम तो नहीं हुआ, मतलब मर्डर नहीं हुआ है किसी का, यहाँ पैसे का गबन हुआ है। तो जब पैसे का गबन हुआ है और उसके बाद फोन तोड़ दिया गया, सिम डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मैक्सिमम जो बातचीत हुई वो व्हाट्सएप कॉल या एप्पल कॉल से हुई जो ट्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, तो उस केस में मनी ट्रेल या क्राइम कैसे स्थापित होगा कि आप देखेंगे पैसा कहां से निकला, कहां पहुंचा, कहां खर्चा हुआ, किसको फायदा हुआ। और दूसरा एंगल क्या देखेंगे आप कि भाई इस पूरे घोटाले से किसका फायदा हुआ, क्यों फायदा हुआ, कैसे ये क्राइम किया गया, किसके लिए क्राइम किया गया और किधर गया फाइनल पैसा। ये दो चीज आपको स्थापित करना है। ये दो चीज कैसे स्थापित होगा बिना किसी फोन और कॉल और ये सबके? आप ये देखेंगे कि कौन कब कहां गया इस एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड लोग, क्योंकि ये वो एक्साइज पॉलिसी अंजू जी जिसको एलजी का भी सिग्नेचर नहीं था, ये वो एक्साइज पॉलिसी जिसका किसी को परमिशन नहीं था। मनीष सिसोदिया ने पलट के इसको कर दिया था एज अ मिनिस्टर, तो क्यों किया होगा। दूसरी बात अंजू जी कि इसमें क्या हुआ कि उसी के जस्ट बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता गोवा गए, इलेक्शंस हो रहे थे, बीच में आंध्र प्रदेश का भी और तेलंगाना का भी मामला चल रहा था, क्योंकि बीआरएस जो पार्टी है उसके मुखिया की बेटी इसमें इन्वॉल्व थी, कविता।
तो ये और उसके बाद क्या होगा, इसमें जो लोग थे, विटनेसेस थे, जो हॉस्टाइल होके जिन्होंने गवाही दी है, उन्होंने ट्रेल दिया है। ऐसा नहीं है अंजू जी, देखिए क्यों वैल्यू है विटनेसेस के स्टेटमेंट का या उनकी टेस्टिमनी का। ऐसा नहीं कोई निकल के अचानक से बोल दिया कि भाई केजरीवाल ने 50 करोड़ दिया, मैं मान लेता हूं। नहीं, 50 करोड़ अगर कोई क्लेम कर रहा है, कोई विटनेस क्लेम कर रहा है, तो विटनेस को बताना पड़ेगा कि वो 50 करोड़ कहां से आया, किस जगह पे इनकैश हुआ। अगर हवाला से आया, क्योंकि हवाला की बात हो रही है यहाँ पे, तो हवाला से वो पैसा कहाँ निकाला गया, फिर उसका पर्पस क्या था, उसके बाद में जो दूसरा टेस्टिमनी है उसने बताया कि उस पैसे को कहाँ खर्चा किया गया। तब पता चला कि 2020 के इलेक्शन के टाइम में गोवा में उसका खर्चा भी हुआ। तो ये बहुत डिटेल्ड है। तो मेरा मानना है कि अब हाईकोर्ट के जो आगे जो कार्रवाई होगी, हाईकोर्ट मुझे लगता है सामान्य तौर पर इस केस को वापस भेजेगा ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने का मतलब सेम जज नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने का मतलब है कि इसको रॉस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भेजा जाएगा। वहां का जो सबसे बड़ा जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, उनके पास ही मामला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, और उनको कहा जाएगा कि भाई इनको इस केस को वापस से ट्रायल देखा जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, वो उस केस को या तो अपने पास रखेंगे या तो किसी और एडिशनल सेशन जज के पास भेजेंगे, क्योंकि ये मामला में जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो किसी एडिशनल सेशन जज के पास ही जा सकता है, या फिर सेशन जज खुद देखेगा। तो या तो अपने पास रखेंगे, या तो किसी और के पास भेजेंगे, या तो सेम जज के पास भेजेंगे। यही 3 ऑप्शन हैं। बट मुझे लगता है कि कोई भी जज अगर इस केस में देखेगा और एक बार कार्रवाई शुरू होगी, देखिए इस स्टेज पे इन्होंने कह दिया ट्रायल कोर्ट ने कि हम इसमें नहीं घुस रहे हैं, हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया आपको सुनना पड़ेगा, तो पन्ना खुलेगा। और अंजू जी, ये किताब के पन्ने की तरह है, जब तक पन्ना आखिरी पन्ने तक नहीं पहुंच रहा, आखिरी बुक के आखिरी पेज तक नहीं आता, तब तक किताब कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे इस जज के फैसले को गलत माना जा रहा था। मैंने भी स्पष्ट तौर पे आप ही के चैनल में कहा था कि गलत है, क्योंकि जज साहब ने कवर पे ही कह दिया कि गलत है। अगर अब हाईकोर्ट कहेगा कि आपको पन्ना खोलना पड़ेगा, तो उस जज के पास भी ये हैसियत नहीं है कि जज मना कर दे कि हम 4 ही पन्ना पढ़ेंगे, 10 पन्ना नहीं पढ़ेंगे। और जब पूरा किताब पढ़ लेंगे, तब किस बात से कहेंगे कि घोटाला नहीं हुआ? तब ये कैसे कह पाएंगे कि इसमें जो साउथ कार्टेल है उसकी बात करना गलत है? तब ये कैसे कहेंगे कि भाई कोई मुख्यमंत्री है तो उसके ऊपर आरोप लगाने से पहले आप ध्यान से अलग तरीके से कार्य करिए, क्योंकि वो अलग है। तब आप ये कैसे कहेंगे कि भाई इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन क्यों किया, हमको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है? तो और फिर एक चीज और शशांक जी, कि आपने ये तो किया ही किया, लेकिन जो अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आयोग, आपने उस पर ही सवाल उठा दिए। आप सोचिए, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच होगी। उस पर भी तो स्टे लगाया है ना दिल्ली हाई कोर्ट ने। क्योंकि मुझे याद है, ये विपक्ष के जितने भी नेता है, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह को ले ले, राहुल गांधी को भी ले ले, ये डराते धमकाते हैं सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को कि जब हम आएंगे सत्ता में तो हम एक एक को चुन चुन के देख लेंगे। ये बातें केजरीवाल भी बोलते हैं। जब इनकी मनपसंद के फैसले अदालतों से आते तो ये बल्ले बल्ले करते हैं, मिठाई बांटते हैं, ढोल गाजे बजाते हैं, जैसे इन्होंने 27 फरवरी को किया। और जब मनमाफिक फैसले नहीं आते तो अदालतों पर सवाल उठाते हैं। अभी तो थोड़ी देर में ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट की जज पर सवाल उठाने का। हाँ नहीं, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि हम ये सिर्फ सोच रहे हैं कि ये क्या करेंगे। हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग करती है। दिल्ली में किसी ने कुछ बोला तो पंजाब पुलिस सीधा आ जाती है दिल्ली में उसको अरेस्ट करने के लिए, नोएडा में अरेस्ट करने के लिए, गुड़गांव में अरेस्ट करने के लिए। एक नहीं, कई बार देखा है। बिल्कुल। जबकि पंजाब का मामला भी नहीं बनता, फिर भी तो दुरुपयोग तो ये कर ही सकते हैं। अंजू जी, एक बात समझना पड़ेगा इस केस में कि आप अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे इस तरीके के फैसले देते हैं तो उनके मनोबल पे चोट पहुंचती है। बट मेरा उससे भी बड़ा पॉइंट ये है अंजू जी कि हो सकता है आईओ ने गलत कार्य किया, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के अंदर गए, बिना ट्रायल की किताब खोले, बिना, मतलब मैं सिर्फ उसी बात पे हूं, अगर ये एक्विटल होता अंजू जी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता कि भाई ठीक है, आपके वकील साहब ने अच्छा कन्विंस कर लिया कोर्ट को और एक्विटल हो गया। एक्विटल नहीं था, ये डिस्चार्ज था। और डिस्चार्ज एक के खिलाफ नहीं था अंजू जी। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल सही थे, वो बाहर निकल गए। 23 के 23 डिस्चार्ज हो गए। इसका मतलब नो वन डिड द स्कैम, नो वन डिड द स्कैम ऑफ एक्साइज पॉलिसी,
नो वन डिड लिकर पॉलिसी स्कैम, नो वन लॉस्ट 2000 करोड़। हाँ, मतलब पैसा किसी गायब हो गया, सब कुछ अच्छा था, सब चंगा सी। मैं ये मानता हूं अंजू जी, अगर सब चंगा सी और अगर सही में कोई स्कैम नहीं हुआ था तो एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों लिया भाई? बिल्कुल। तो सवाल कई है शशांक जी, जो सवाल हमने उस दिन भी उठाए थे 27 फरवरी को जब ये फैसला आया था राउज एवेन्यू कोर्ट का, वो सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं और वही सवाल इनके गले की फांस बनने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, देखिए 16 मार्च को जब फिर से सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में, तब क्या होता है। हड़कंप तो मच गया है, 23 के 23 ही बरी हो गए, एक दो भी नहीं छूटे। वो जो इतने सारे सरकारी गवाह बने थे उनका क्या हुआ भाई? तो ये सपने संजो कर बैठे थे कि सीबीआई का तो हो गया, चार्जशीट का जो होना था, अब तो ईडी का केस भी कमजोर हो जाएगा और हम सब बरी हो जाएंगे। और इसी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर केजरीवाल ने रोना गाना तो शुरू कर दिया था। पंजाब विधानसभा चुनाव में वो यही कार्ड खेलने वाले थे, यही विक्टिम कार्ड की देखिए मुझे तो मोदी और शाह ने जेल भिजवा दिया झूठे केस में। लेकिन इनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी और बाकी है, ये फिर से जेल यात्रा करेंगे। अब तो ऐसे आसार बन गए हैं। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद इस मुद्दे को बुलाने के लिए। मुझे लगता है अंत में सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।